मॉर्निंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ भेड़ियों की रानी। अब इस स्टोरी को सुने। चलिए आप सबको इस स्टोरी में आपको बढ़ाते हुए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाते हुए, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, बस इतना ही करना है आप सबको। क्योंकि आप सब हमें तो निराश करते जा रहे हैं, मगर ठीक है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स जितने लोग भी मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए तो रिकॉर्ड करना बनता है। भले ही बाकी लोगों पे मेरे सपोर्ट और प्यार का कोई असर ना दिख रहा हो, मेरी स्टोरी का असर ना दिख रहा हो। चलिए एकदम सीधे पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी पे आते हैं। और बाकी प्रीवियस पार्ट अगर सुनना हो, अगर जानना हो, तो आप पीछे जाके वो स्टोरी सुने और फिर देन आगे आके स्टोरी को कंटिन्यू करें। अभी स्टोरी को मैं बढ़ाते हुए चलती हूँ। आप सबको स्टोरी कैसी लगी आप बताना ना भूलें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने अबाउट सेक्शन में दे के रखा हुआ है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए आप सबको आगे स्टोरी में ले चलते हुए बढ़ते हैं। वृद्धि अपने घर पहुंचते ही अपने दादी पे बहुत गुस्से से आवाज़ देती है, दादी दादी दादी, कहाँ हैं आप। वो ऐसे चिल्ला रही होती। पूरा इतना बड़ा घर होता है और इतने बड़े घर में बस 2 जने रहते हैं और दादी एक कोने से चलते हुए आती हैं, जो कि उनके हाथों में एक स्टिक होती है, उसके सहारे वो चलते हुए आ रही होती हैं। जब आती हैं तो वृत्ति कहती है कि दादी, ये सब क्या हो रहा है। सुबह सुबह आशीष की डेथ होना और यहाँ पे ही हमारे घर के पास में ही बॉडी मिलना, आपको पता है ना, इन सब चीज़ों के लिए मैंने अलाउ नहीं किया था। और मैं एक भेड़ियों की रानी होने के नाते मैं पूरे जंगल को आदेश दे के रखा हुआ था, ये किसकी ज़रूरत है। जैसे ही इतने गुस्से और आवेश में जब बोल रही होती है वृत्ति, आज उसने अपनी सच्चाई को रख दिया होता है सामने लाके, जबकि वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती थी। कभी भी वो इस बात के लिए किसी को सामने आती नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। वो अपने आप को हमेशा रहस्य बना के रखने में ही ज़्यादा अच्छा मानती थी, क्योंकि शायद उसकी सच्चाई कोई समझ ना पाए या उसकी सच्चाई को इतना ज़्यादा कोई गहराई से ले ना पाए। जब वो चीख रही होती है, दादी उसकी बोलती है, बेटा शांत हो जाओ, इतनी गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। कहती कैसे गुस्सा ना हो, वो तीनों कहाँ हैं। और आपको अच्छे से पता है कि ये मुझे पता है कि आपको उन तीनों का पता है, तो आप प्लीज़ बता दें हमें। तो दादी को चिल्लाते हुए जब वो बोल रही थी कि वृद्धि, तुम क्या अपना रास्ता भी भूल गई हो। तुम भेड़ियों की रानी होने के नाते क्या तुम अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, भूलो मत कि मैं राजमाता हूँ और तुम्हारी दादी। तो कहते कि माफ़ी चाहती हूँ दादी, मगर वो तीनों मिल गया ना तो आज मैं उनका खून पी जाऊंगी। ऐसे बोलते हुए वो बाहर की तरफ निकलती है, मगर उसको किसी का होने का एहसास होता है। पर वो चारों तरफ देखती है, उसकी नज़रें घूमती हैं, मगर कोई दिखता नहीं है। जैसे कोई दिखता नहीं है, क्योंकि उसके घर के आगे जब वो छोड़ के आई होती है, किसको, वधु को उसके घर पे छोड़ के आई होती है, पर वधु के पास उसका फ़ोन रह गया होता है। वधु वही लेने के लिए आई होती है और अब देखती है कि वृद्धि का ये विराट स्वरूप देख के उसकी होश उड़ जाते हैं। वो सोच ही नहीं पाती है कि क्या वृद्धि ही भेड़ियों की रानी है। पर मैंने उसे कई बार पूछना चाहा, उसने बताया नहीं। क्या इसकी पूरी फैमिली ऐसी है। ये सोच के उसका मन बहुत घबरा रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रही होती है। उस घबराहट के मारे
समझ ही नहीं आ रहा होता है वधु क्या करे और किस तरह से करे। अचानक से उसके सामने इतना बड़ा सच आ गया होता है और उस सच के सामने वो झुकना नहीं चाहती। उस सच को वो झुठलाना चाहती है, मगर कैसे झुठलाए, किस तरह से, कौन इस सच को झूठ कहेगा। वो बस ये सोच ही रही होती है, क्योंकि क्योंकि इस झूठ को सच बनाने वाला कोई और नहीं, वृद्धि होती है। वृद्धि से कई दफ़ा वधु ने ये वर्ड पूछा होता है, मगर वृद्धि ने हमेशा इस वर्ड को हमेशा टाल दिया होता है। उसने कभी भी इस शब्दों पे विराम नहीं लगाया होता है या कुछ कहा नहीं होता है, कोई टिप्पणी नहीं की होती है। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए चली जाती है वधु, और थोड़ी देर में जब उसको होश आता है वो जंगल के काफ़ी बीच में पहुंच चुकी होती है। हालांकि मायावन जंगल से वो बस कुछ ही दूर पे खड़ी होती है, मगर फिर भी जो जंगल एरिया होता है काफ़ी घना होता है। उसके लिए तो काफ़ी खतरनाक और अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वृद्धि के घर के पास से ही उसका घर, जहाँ से शुरू होता है वृद्धि का, वहीं से जंगल शुरू हो जाता है। जैसे ही उसको ध्यान आता है कि वो तो चलते चलते वो जंगल में आ चुकी है और शायद अब उसको यहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, तब अचानक से उसको एहसास होता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुआ है। ऐसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो घबरा सी जाती है और अपनी सांसों को थामते हुए कहते, कौन है, कौन है यहाँ, सामने आओ, इतनी हिम्मत है तो सामने आओ मेरे। वो घबराई हुई सांसों से इस बात को भले ही नकार नहीं पा रही होती है कि उसके सीने में जो छोटा सा दिल है वो बहुत तेजी से धड़क रहा होता है, और भले ही उसकी सांसें घबराई सी होती हैं, मगर उसके अंदर साहस बहुत होता है। प्रीति इधर अपने भाइयों की खोज में निकल चुकी होती है। जैसे ही हमारी वधु अपने आप को संभाल पाती, वो अपनी कदम थोड़ी तेज़ी से बढ़ाने लगती है। जितना ही जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ा रही होती है, उसको एहसास हो रहा होता है कि कोई उसके और करीब आए जा रहा है। जैसे उसके मन में जो डर का एहसास होता है, तभी उसको समझ आता है कि शायद कोई तो है मेरे पीछे, कोई ऐसा जो मुझे बहुत पहले से पीछा कर रहा हो ऐसा। थोड़े ही देर में वो व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा होता है। जैसे ही उसके सामने आ खड़ा होता है, हालांकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भद्दा और भयानक होता है, जिससे देख के अचानक से वधु के मुंह से चीख निकल जाती है। और चीख निकलने पे वधु ये एकदम स्तब्ध हो जाती है जब सामने आया हुआ व्यक्ति इस तरह से उसको देखती है। स्तब्ध हो जाती है और अपने आँखों को बंद कर लेती है। अपनी आँखों को बंद करने के बाद अब बस वो इतना ही सोच रही होती है कि प्लीज़ भगवान जी बचा लीजिए। ये आवाज़ वृद्धि के कानों तक जाती है, जो अभी-अभी चिल्लाने की आवाज़ उसने सुनी होती है। पर ये आवाज़ तो वधु की है, और वधु को मैं तो घर छोड़ के आई थी, फिर वधु यहाँ कैसे? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल तो नहीं होते, मगर ये जो सवाल होते हैं उसका जवाब उसके पास नहीं होता है। फिर भागते हुए जिस दिशा से उसकी आवाज़ आई होती है, वो भागते हुए आती है, और इतने तेज़ी से भागते हुए आती है जो देखती है जिस जगह से आवाज़ आई होती है वहाँ पे एक झुमका पड़ा हुआ होता है। वो झुमका उठाते से ही देखती है कि ये तो आज झुमका वधु ने पहना था और ये वधु का है। पर यहाँ कौन था? कहीं वही तीनों मेरे भाई तो नकारे नहीं? वो तेज़ आवाज़ दे रही होती है। इस आवाज़ को सुन के पूरे जंगल के पशु पक्षी डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि वो गर्जन, वो आवाज़, वो चिल्लाना वो वृद्धि का होता है। जब वृद्धि इस तरह से चिल्ला रही होती है तो सारे जंगली जानवर
इधर उधर उथल पुथल उनके बीच मच रहा होता है। ये जो घर्षण होता है वो कुछ ही देर में, थोड़ी देर में शांत हो जाता है। और फिर घर्षण शांत होते ही अपने आवाज में वृत्ति बोलती है कि तुम तीनों अगर यहाँ हो तो मेरे सामने आओ, वरना तुम्हारी मौत बन के मैं तुम तीनों के पास आ जाऊंगी। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने जो नियम बनाए हैं, अगर वो नियम किसी ने तोड़े तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करती। वो चिल्ला के बोले जा रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि इन बातों से कुछ फ़र्क पड़ेगा। शायद और डर के मारे उसके भाई उसके सामने आ जाएंगे, पर नहीं आते हैं। कोई नहीं आता है। वो उस वक्त उस जगह पे उसको जगह जगह पे कुछ निशानियां बनी हुई दिखती हैं। शायद ये वधु ने उसके लिए निशानियां बनाई हैं, या कोई उसको ढूंढते हुए आए इस आश में बनाई हो। ये सोचते हुए उस निशानियों का पीछा करते हुए पहुंचती है हमारी भेड़ियों की रानी वृत्ति। वृत्ति जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचती है तो वहाँ पे कुछ जानवर होते हैं जो देख के वृत्ति को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो जो जानवर होते हैं, जो भेड़ियों की रानी होने के नाते वो पूरे जंगल पर राज कर रही होती है। ये कब आए हुए होते हैं उसको खबर ही नहीं होती है। उसको पता ही नहीं होता है कि ये सब कब आ गए। वहाँ पे उसको ये यकीन हो जाता है कि पक्का अब तो कुछ तो गड़बड़ है। वो छुप के ये सारी चीज़ें देख रही होती है और बीच में उन सब ने वधु को बंदी बना के रखा हुआ होता है। वधु अब अपना होश खो चुकी होती है। वधु को बिल्कुल भी होश नहीं होता है और डर के मारे उसने अपने होश खो दिए होते, वो बेहोश हो चुकी होती है। वृद्धि पेड़ से छुप के ये सारी चीज़ें देख रही होती है, उन पे नज़र रख रही होती है। नज़र रखते हुए कहती है कि ये तो वही हैं, वर्षों पुराने हमारे दुश्मन, जो हमारे कबीले के सबसे बड़े दुश्मन थे। और ये यहाँ कैसे? उनके ही जाति के जो कुछ लोग होते हैं जो उनके खिलाफ होते हैं, जो एक लड़की को, या कह लें एक फीमेल वुल्फ को, भेड़िए को रानी बनने नहीं देना चाहते थे। वो हमेशा से यही चाहते थे कि भेड़ियों की रानी नहीं राजा होना चाहिए, क्योंकि भेड़ियों का राजा ही सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण माना जाता था। जो कि जब से भेड़ियों की रानी आई तब से राजा की महत्व खत्म हो गया और उसका अस्तित्व भी। कुछ उसी के गुट के जो लोग होते हैं, भेड़ियों के गुट के कुछ लोग होते हैं जो अलग से अपना गुट बना चुके होते हैं। काफ़ी वक्त से वो छुपे होते हैं, मगर अब अचानक से वो बाहर आ गए होते हैं। अब वो अचानक से बाहर आ गए होते हैं और उस पे वधु पे हमला। कहीं न कहीं वृत्ति को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर उसको कुछ करना है तो वृत्ति को करना चाहिए। वृत्ति ये सोच रही होती है वधु को क्यों कैदी बनाया है। ये सारी बातें वो सोच ही रही होती है, तब तक उसको कुछ लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं कि ये लड़की वृत्ति के बहुत करीब है और ये हमें हमारा वापस खोया हुआ मान और सम्मान दिलाने के लिए काम आएगी। खोया हुआ सम्मान हमें वापस दिलाएगी। पर ये कैसे साहब? ये तो एक मामूली सी लड़की है। तो वो उस इंसान का चेहरा देख नहीं पाती है और पीछे से उसके बैक साइड पे वृद्धि खड़ी होती है और बीच में पेड़ होता है और वो ये बातें हो रही होती है। जब वो सुनती है ये सारी बातें तो उसको यकीन हो जाता है कि किसी ने ये सोच समझ के किया है। वो जैसे ही हमला करती है वहाँ से कुछ लोग जो होते हैं डर के मारे भाग जाते हैं, जो उसके गुट के लोग होते हैं, और कुछ लोग उसके हाथों मारे जाते हैं। क्योंकि हमारी प्रति भले ही सामने से देखने में कमज़ोर लगे,
मगर वो होती नहीं है। जब वो उसके पहने नाखून और शार्प उसके दांत जब वार करने के लिए तैयार होते हैं तो बड़े 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 30 मार भी पीछे हट जाते हैं। इसी उसकी काबिलियत की वजह से उसको भेड़ियों की रानी बनाई गई होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है। वो 10 भेड़ियों के साथ अकेले लड़ने के लिए बहुत काफ़ी होती है। उसकी शक्ति प्रदर्शन इस तरह से होता है जैसे एक महारानी हो। वो सिर्फ रानी होती है, महारानी अभी वो बनी नहीं होती है, बहुत जल्दी वो बनने वाली होती है। पर वो अपने पदवी को इस तरह से इतने अच्छे से संभाल रही होती है कि महारानी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इसी वजह से कुछ लोगों को ईर्ष्या और खुन्नस होती है, पर उसको कानो-कान भनक नहीं होती है वृद्धि को कि शायद उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। अपने ही कबीले में कुछ लोगों को वो सांप की तरह दूध पिला रही है। जैसे वहाँ से कुछ लोग होते हैं भाग जाते हैं और वधु के पास जैसे वो जाती है, वो एक नॉर्मल फिर से वृद्धि बन जाती है, एक आम इंसान बन जाती है। उसके हाथ और उसके मुंह में खून लगा हुआ होता है और उसको वो साफ करते हुए अपने कपड़े से और कहती है कि ये सब लोग मुझे मेरा और इन इंसानों का बाल विवाह का मैं करने नहीं दूंगी। इनके चाल कभी कामयाब नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि आशीष के खून के पीछे मेरे तीनों भाई हैं, मगर शायद मैं गलत समझ रही थी। इसके पीछे कोई और है, कोई जानबूझ के मेरे भाइयों को इन सब चीज़ों में घसीट रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो वधु को अपने गोद में उठाती है और उसके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जिससे वो उसके मन के अंदर झांक सके कि उसने क्या-क्या देखा है और किस वजह से वो डर के मारे बेहोश हुई है। जैसे उसके मन के अंदर वो झांकती है तो उसको उसके साथ जो उसने अपने दादी के साथ बात की होती है और जिस लबादे पहने व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ देखी होती है, उसके डर के मारे वो थोड़ी देर के लिए सहम चुकी होती है, मगर वो बेहोश तब हुई होती है जब उसको इस तरह से घास चीटते हुए लेके आए होते हैं। इस तरह से उसके हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और उसको चोट लगी होती है तो अपने आप वृद्धि के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको पहली बार जो आंसू बह रहे होते हैं वो आंखों से जो आंसू होते हैं वो खून के आंसू होते हैं। उसको साफ करते हुए कहती है कि ये मुझे क्यों आंसू आ रहे हैं। हालांकि उसको इन सब चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स है भी या नहीं उसको ये भी नहीं पता होता है, मगर ऐसे वधु को इस तरह से तकलीफ में देख के उसको थोड़ी तो तकलीफ हो रही होती है। जिस तरह से उसने वधु को अपने हाथों में थामा होता है, उसको यकीन होता है कि वधु को इस तरह से वो दुख तकलीफ या उस पर कोई अत्याचार करे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अपने आप को वो संभालते हुए उसको अपने फिर से गोद में उठाती है और लेके चली जाती है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है अपने दादी के सामने लेके जब वधु को पहुंचती है तो कहती कि दादी देखिए ना इसको क्या हो गया है। और हाँ, इसकी ये याददाश्त मैंने मिटा दी है, उसने हमें बातें करते हुए सुन लिया था, इसलिए मैंने उसका याददाश्त मिटाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और अब प्लीज़ इसकी इसका ना दवाई और इसको दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। जैसे उसके सांसों में घबराहट और डर साफ साफ दादी देख पा रही, कहते कि वृद्धि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं देखती हूँ। वो सिर्फ बच्ची डरी हुई है। कहते कि हाँ दादी प्लीज़ देखिए ना। उसकी दादी कुछ दवाइयाँ देती हैं और उसको उसके बेहोशी में ही उसके मुंह में पिलाई जाती हैं, जिससे उसके गले के अंदर ही जाते ही थोड़ी देर के बाद ही वृद्धि इतने बेचैनी के साथ उस वो दरवाजे पर टहलते हुए वेट कर रही होती है कि जैसे वधु होश में आए वो उससे पूछ पाए कि ये यहाँ पे क्या कर रही थी। पर फिर उसके दिमाग में आता है कि उसने तो उसकी याददाश्त की कुछ पल के कुछ
क्षण मिटा चुकी होती है और उसको याद भी होगा तो वो बता कैसे पाएगी कि वो किस वजह से यहाँ आई थी। वृद्धि अपने सोच को रोकते हुए कहती है कि ठीक है, जब ये बता नहीं पाएगी तो मैं इसके होश में आने का वेट करती हूँ। कुछ तो बताएगी, कुछ तो पता चलेगा कि वो यहाँ पे क्या कर रही थी। जैसे ही दादी उसके कुछ जड़ी बूटियों का घोल बना के उसको पिलाई होती है, थोड़ी देर के बाद ही वो जड़ी बूटियों का घोल असर कर देता है और थोड़ी देर में वधु होश में आ जाती है। वधु होश में आती है। अब कहानी को दूसरे सीन पे शिफ्ट करते हैं। सचिन इंस्पेक्टर वो इन बातों को समझ नहीं पा रहा होता है कि ये जिस तरह से मर्डर हुआ है आशीष का, इस तरह से तो सालों पहले हुआ करता था। क्योंकि सचिन जो होता है उसके फादर की भी डेथ इसी तरीके से हुई थी। भले वे आज के ज़माने का इंसान होता है मगर उसको थोड़ा बहुत तो यकीन होता है। मगर वो गुलाटी को इसलिए डांट देता है कि कहीं वो बहन उसके जहन में ना बस जाए। वो अपने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए, पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए वो उसके घर तक, आशीष के घर तक पहुंचता है। जब उसके घर पहुंचता है तो वो उसके घर पे उसकी बहन और माँ उसके पिता मिलते हैं। कहते हैं कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा मर चुका है? तो जैसे उनको पता लगता है वो रोने लगती हैं। उसकी माँ तब अपने होश खो देती है, बहन चिल्ला के रोने लगती है और पिता चुपचाप खड़े होते हैं। उनकी आंखों में आंसू तो भरे होते हैं मगर वो किस तरह से रिएक्ट करें उनको समझ नहीं आ रहा होता है। सामने पुलिस होती है और उसके बेटे की मौत की खबर लेके खड़ी होती है। जैसे ही सचिन आगे शब्दों को बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या आप अपने बेटे के बारे में जानते थे? वो किसी के प्यार व्यार में तो नहीं था? तो कहते कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा सा था। वो तो किसी से इतना ज़्यादा बात भी नहीं करता था। और प्यार प्यार तो दूर की बात है, वो कभी भी अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को किसी के सामने रख भी नहीं पाता था साहब। ऐसे बोलते हुए अपने आंखों के आंसू बहते हुए साफ करते हुए उसके पिताजी, आशीष के पिताजी बोलते थे, कहते क्या हम आपके बेटे का कमरा देख सकते हैं? तो कहते कि जी बिल्कुल ज़रूर। सचिन उसके कमरे के अंदर पहुंचता है। जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है उस सारी चीज़ों को देखते हुए गुलाटी को कहता है कि गुलाटी देखो। गुलाटी को जांच करने के लिए बोलता है और कहता है कि ध्यान से हर एक चीज़ को चेक करना। छोटी से छोटी चीज़ हमें इस केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। सचिन की बात सुन के गुलाटी बोलता है जी साहब बिल्कुल, मैं जिस बात का ध्यान रखूँगा। वो पूरे कमरे का छानबीन करते हैं और उनको उम्मीद होता है कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए मगर उनको कुछ हाथ नहीं आता है। जैसे ही कमरे से वो बाहर निकलने के लिए टर्न होते हैं तब तक सचिन की नज़र एक बुक पे पड़ती है। बड़ी अजीब सी बुक होती है। वो उसके टेबल पे रखी हुई बुक की तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पे वुल्फ के बारे में, भेड़ियों के बारे में एक मोटी सी किताब रखी हुई है। उस किताब को खोलते ही उसमें एक चिट्ठी मिलती है। जैसे वो चिट्ठी पढ़ने लगता है तो उसकी आंखें चौड़ी होने लगती हैं, उसकी सांस थोड़ा सा थमने लगता है और उसके मन में अलग सा डर, एक अलग सा होता है ना कि उसकी पुरानी यादें जैसे ऐसे किसी ने खो दिया हो या ऐसे याद दिला दिया हो। सचिन अपने पिता के डेथ के बारे में सोचने लगता है कि शायद मेरे पिता भी इसी खोज के चक्कर में मारे गए थे। थोड़े ही दूर पे उसके घर से थोड़े से दूरी पे ही स्वामी चैतन्य का आश्रम होता है। स्वामी चैतन्य जिन्होंने वधु की मदद की होती है, वो उस आश्रम के आसपास हो रहे एक्टिविटीज़ पे ध्यान जाता है। जैसे ही ध्यान जाता है उन्होंने भी इस बड़े बड़े अक्षर में भेड़ियों के बारे में अपने आश्रम के सामने लिखवा के रखा होता है कि भेड़ियों से सचेत रहें। कुछ टाइम पहले ही जब गुलाटी ने उसको भेड़िए के बारे में बोला होता है मगर उस बात पे वो भरोसा ना करती क्योंकि
जो हादसे होते हैं वो बहुत वक्त पहले होना बंद हो चुके होते हैं। फिर अचानक से भेड़िए कहाँ से आ गए, क्योंकि उनकी प्रजाति तो विलुप्त हो चुकी थी और किसी के कानो कान कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से भेड़िए कैसे आ सकते हैं। वो आश्रम में जाने के लिए बोलता है, कहता है कि गुलाटी गाड़ी को मोड़ो। गुलाटी थोड़ी देर में यू टर्न देता है और आश्रम के सामने गाड़ी को रोकता है। गाड़ी रोकने के बाद कहते हैं कि अरे साहब, यहाँ पे क्यों, क्या हो गया, ये तो स्वामी चैतन्य का आश्रम है और यहाँ पे हमारा क्या काम। तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि गुलाटी, हमें लगता है कि यहाँ से कुछ मिल सकता है और हमें ये भी लगता है कि शायद हमें इस केस को सुलझाने में थोड़ी मदद भी, चलो चलते हैं, इसी बहाने स्वामी चैतन्य से मिलना भी हो जाएगा। तो कहते हैं कि हाँ, बड़े महान पुरुष हैं, बिल्कुल मैं भी मिलना चाहूँगा। गाड़ी को पार्क करता है और वो स्वामी चैतन्य के आश्रम में कदम दोनों रखते हैं। जैसे ही कदम रखते हैं, दोनों के कदम की आहट से स्वामी चैतन्य कहते हैं कि आइए इंस्पेक्टर, आप दोनों का स्वागत है मेरे आश्रम में। जब वो स्वामी चैतन्य, उनकी पीठ उनके तरफ होती है और उनका फेस उनके विपरीत, उनको कैसे पता चला कि इंस्पेक्टर आया हुआ है। स्वामी चैतन्य टर्न होते हैं और कहते हैं कि आपके ये बूट जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, इसकी वजह से मुझे पता चला कि आप इंस्पेक्टर हो सकते हैं, इस अंदाजे मैंने आपको इंस्पेक्टर बोला। तो अच्छा अच्छा, वो बैठने का इशारा करते हैं, उनको बैठने का इशारा देते ही वो अपने घर में किसी को बुलाते हैं, अपने नौकर्स में से, कहते हैं कि कुछ चाय पानी का प्रबंध करिए, हमारे घर इंस्पेक्टर आए हैं। चाय पानी का प्रबंध होता है, चाय पानी लेके उनके एक सहायक जो होता है आके रखता है और कहते हैं कि ये रहा स्वामी जी। वो कहता है कि आप जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद स्वामी चैतन्य कहते हैं कि यहाँ पे कैसे आना हुआ आप दोनों का, इंस्पेक्टर और हवलदार। तो कहते हैं कि एक खास बात की वजह से हम आपके यहाँ आए हैं स्वामी चैतन्य। क्या आप इस बात का कोई प्रमाण दे सकते हैं कि क्या अभी भी भेड़िए हैं, अभी भी वो जिंदा हैं। तो कहते हैं कि वो भी प्राणी हैं और उनके अंदर तो एक बहुत अनोखी खूबी पाई जाती है इंस्पेक्टर, कि वो इंसान के बीच इंसानों की तरह बन के रह सकते हैं और बिना किसी खतरे के हम उनको पहचान भी नहीं सकते कि वो इंसान है भी या नहीं, जब तक हम पे खतरा ना बन जाए। और उनकी चाल ढाल, बात करने का तरीका आम इंसान की तरह होता है और ये खूबियाँ बहुत अरसे से पाई जा रही हैं भेड़ियों के अंदर। बड़े आराम से आम इंसान के बीच रहते हैं और पता नहीं कब अंधेरे में गायब हो जाते हैं, मगर उनका एक ही उद्देश्य होता है, जब तक आप उनको नुकसान ना पहुंचाएं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा बोलते हुए, अपने शब्दों पर विराम लगाते हुए स्वामी चैतन्य कहते कि वैसे हुआ क्या है, आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर। जब इंस्पेक्टर कहता है कि स्वामी चैतन्य, हम आपसे बस यही जानना चाह रहे थे कि ऐसा सच में है या इसका कोई प्रमाण हो सकता है। तो कहते कि हाँ, प्रमाण है ना, हमारे पास बिल्कुल है। जब ये कहते हैं तो अलग ही उसके दिमाग में इस बात का एक विचित्र मतलब होता है ना कि इमेजिनेशन होने लगता है। इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही अलग होता है। जैसे ही वो अपने बातों को आगे बढ़ाते स्वामी चैतन्य कहते हैं कि हाँ, हमारे पास है प्रमाण। वो अपने जो उनका आश्रम होता है वो दूसरी तरफ उनको इशारा करते हुए साथ चलने को कहते हैं। स्वामी चैतन्य दूसरी तरफ उनको इशारा करते हुए अपने आश्रम के दूसरी तरफ जिस रूम में उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करके रखे होते हैं, उस रूम में उनको लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसे नाखून रखे हुए होते हैं, ऐसे दांत रखे हुए होते हैं, जिससे कहते हैं कि ये आप देख सकते हैं, किसी आम इंसान के इतने पहने तेज नाखून नहीं हो सकते। और इस दांत को देखिए,
इस तरह के दांत तो हमारे राजा, जंगल के राजा शेर के भी नहीं होते हैं। तो ये आम इंसान के भी दांत नहीं हो सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं ये किसी जानवर के हो सकते हैं? हम सोच सकते हैं एक पल के लिए, मगर आपको बता दूं कि मैंने इन सारे दांतों और इन सारे नाखूनों का टेस्ट करवाया हुआ है, और बहुत बड़े लेबोरेटरी से करवाया हुआ है, जिससे वो प्रमाणित करते हैं कि ये ना किसी जानवर के और ना ही किसी इंसान के। तो ये नाखून और दांत आए कहाँ से और ये किसके हैं? ये सवाल करते हुए फिर दूसरी तरफ अपनी बातों को बढ़ाते हुए स्वामी चैतन्य कहते हैं कि सालों पहले जो प्रथा चलती आ रही थी, अब भी कुछ लोग हैं, अभी भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो हमारे आंखों से विलुप्त हैं, मगर वो ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं होता है। हर जानवर का इस दुनिया में कोई ना कोई अस्तित्व है और कहीं ना कहीं वो है। ये बातों को कहते हुए स्वामी चैतन्य कहते हैं कि अब इस बात से आप सब इत्तेफाक करते हैं या नहीं, मगर कुछ वर्ष पहले ही एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री सामने आया था लोगों के सामने, जो सबको दंग करके रख दिया था। और एक इंसान जो आधा भेड़िया था और आधा इंसान था, वो पकड़ा भी गया, मगर कुछ ही क्षण में वो कहाँ गायब हुआ किसी को पता नहीं चला। ये इंसिडेंस हुआ था। और इसी थाने में, जिस थाने में आप तैनात हैं इंस्पेक्टर सचिन, उसके वर्दी पे नेम प्लेट देखते हुए स्वामी चैतन्य इस बात को बोलते हुए कहते हैं, पर स्वामी जी, यानी पर स्वामी जी, ये सच में ऐसा हुआ था? तो कहते कि अगर नहीं यकीन हो तो अपने पुराने रिकॉर्ड रूम में जाओ और इस बात का तह तक पहुंचने की कोशिश करो। जब तुम्हें इन सब बातों का कोई पहचान मिल जाए, कोई प्रमाण मिल जाए, तो मेरे पास फिर से आना। अभी फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी होंगी आपके लिए। जैसे सचिन ये बातों को सुनता है, वो उनको नमस्ते करता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही स्वामी के आश्रम से वो दोनों बाहर आते हैं, गुलाटी कहता है कि साहब, ये तो स्वामी जी कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न दे दिए। हम तो आए थे अपने कन्फ्यूज़न को सुलझाने, और इन्होंने तो हमारे कन्फ्यूज़न को बढ़ा दिया। तो कहते हैं कि इन्होंने हमारे कन्फ्यूज़न को बढ़ाया नहीं है गुलाटी, हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है इन्होंने देखने का। शायद हम गलत दिशा में अभी तक भटक रहे थे, क्योंकि आशीष के डेस्क पे वो भेड़ियों का किताब और स्वामी चैतन्य का ये दांत और ये नाखून का प्रमाण, सालों पहले घटित हमारे स्टेशन में एक भेड़िए का पकड़े जाना, ये सारी बातें एक इशारा कर रही हैं कि शायद फिर से हमारे शहर में भेड़ियों का आतंक होने वाला है। जैसे ये बात कहता है सचिन, गुलाटी डर सा जाता है और अपने गले का घूंट उतारते हुए कहता है कि साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसी रास्ते से हमें आना जाना है, ऐसे डराएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो कहते कि तुम गुलाटी सबसे पहले भागने के लिए तैयार होते हो ना? हाँ। तो कहते कि साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो लाठी के कानों में आवाज़ पड़ता है सचिन का, बड़े तीखे और वोबीले अंदाज में कहते, गुलाटी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे बिना परमिशन के कहीं जा नहीं सकते। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम्हें सस्पेंड होना पड़ेगा या तुम्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब यहाँ से जा सकते हो, वरना मेरे साथ चलो। तो कहता है कि जी सर, उसकी मजबूरी होती है अब सचिन की बातों को फॉलो करना। हो जाता है, गाड़ी को लेके आता है। अब कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर बैठ चुका होता है कि भेड़ियों का आतंक मतलब फिर से शुरू होने वाला है। सचिन पूरी बातों को अच्छे से समझ पाए उससे पहले ही उनका स्टेशन आ जाता है। जैसे ही स्टेशन आता है, वो वहाँ से उतरते हैं और स्टेशन के अंदर जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत पुराने कर्मचारी होते हैं जिनसे वो जाके मिलता है। कहते हैं कि काका, आपके पास तो सारे रिकॉर्ड्स होंगे ना? तो कहते हैं कि हाँ बेटा, मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। हाँ बेटा, मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या?
तो देखिए हाँ, जो सालों पहले जिस भेड़िए को पकड़ा गया था उसके बारे में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था। तो कहता है कि बेटा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे स्टेशन में नहीं है, क्योंकि सालों पहले हमारे स्टेशन में आग लग गई थी और सारे फाइल्स जल के खाक हो गए थे। इस वजह से कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। पर ये घटना हुआ था। तो कहती कि हाँ, ये घटना हुआ था। और जैसे जैसे और तहकीकात आगे बढ़ रही होती है और भी चीज़ें उलझ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हो क्या रहा है सचिन के समझ में नहीं आ रहा है। या गुलाटी यूं कह ले कि डर के मारे वो स्तब्ध हो गए। वो एक टक सचिन को देखे जा रहा होता है। सचिन कहता है कि जितना इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ न कुछ तो उलझता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कड़ी हम छोड़ रहे हैं और वो कड़ी कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें हमारे कातिल के पास पहुंचा दे। वो इस केस को सुलझाना ही चाह रहा होता है। वो इस केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश ही किया होता है। अब कहानी को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे ही वधु को होश आता है और होश आते ही अपना वो सर पकड़ लेती है, देखती है कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं और उसके हाथ और पैर पे काफ़ी छिलने के निशान होते हैं। वो ऐसे देख के स्तब्ध हो जाती है, कहती कि मैं यहाँ और मैं तो घर पे थी। और रिथी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मैं तो थोड़ी देर पहले अपने घर पे थी ना। तो कहते कि हाँ तुम अपने घर पे थी, पर तुम यहाँ कैसे आई, मैं वही पूछना चाहती थी। वो कोई जवाब नहीं दे पाती है। जब कोई जवाब नहीं दे पाती है प्रीति को, तो कहते कि चलो कोई ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आती हूँ। तो कहते कि हाँ। और दादी को वो इशारा करती है वृत्ति और वहाँ से चली जाती है। वो गाड़ी निकालती है। गाड़ी निकालने के बाद बैठाती है। बैठाने के बाद वधु को उस अपना सर पकड़े हुए होती है। कहती कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वृत्ति, पता नहीं क्यों। और क्या हुआ था, मेरे कपड़े गंदे कैसे हुए और मुझे हाथ पैर मेरे छिले हुए। वो अपने आप को देखे जा रही होती है। प्रीति कुछ बोल नहीं रही होती है, चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। जब उसकी बातों को सुन रही होती है, थोड़ी देर के बाद जब कोई सवाल कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वृत्ति देखती है। जब वृत्ति देखती है वधु फिर से सो गई है। जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं और शाम भी ढल चुका होता है, आ रही होती है। और उसकी लटें उसके चेहरे पे ऐसे जो उड़ रही होती हैं, उसको देख के वृत्ति को कहीं ना कहीं कुछ फील हो रहा होता है, मगर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी फीलिंग है। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी तरफ देखने के बाद वो रास्ते पे देखने लगती है। जैसे ही वधु की नींद खुलती है और कहती क्या हम घर पहुंच गए? तो कहती नहीं, बस अब पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे बोलते हुए जैसे ही उसके रास्ते में एक घना अंधेरा आता है। जैसे ही वो अंधेरा आता है, वृत्ति अपनी आंखों में एक अलग सी चमक ले आती है, जिससे वो घना अंधेरा छट सा जाता है उसके सामने से। और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, थोड़ी देर में ही वधु अपने घर के सामने गाड़ी उस पहुंचती है और वधु उस गाड़ी से उतरती है। वधु जब गाड़ी से उतरती है तो वृत्ति भी साथ में उस गाड़ी से उतरती है और वधु को संभल के जाने के लिए कहती है। जैसे वधु अपने घर की तरफ जा रही होती है, फिर अचानक से वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है और उसका फ़ोन उसके पास होता है। तो कहती है शायद इसी को लेने आई थी क्या, और वो सारी चीज़ें देख ली होंगी। फिर वो पीछे से आवाज़ देती है वधु। हाँ, टर्न होती है और कहती है ये तुम्हारा फ़ोन। भागते हुए आती है वृत्ति और उसको फ़ोन देती है। उसका फ़ोन उसके हाथ में रख के और कहती अब जाओ। तो कहती कि तुम भी अंदर आओ, चाय पी के चली जाना। तो कहती कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। वो तब तक वहां पे खड़ी होती है जब तक कि वो उसके घर के अंदर उसको जाते हुए ना देख ले। वृत्ति के दिल में अब अलग सा डर बैठ चुका होता है वधु के लिए।
कहीं वो जाए और उसके साथ कुछ हो गया तो। वो किसी भी हालात में बर्दाश्त कुछ भी नहीं करना चाहती। वो एक लकड़ी उठाती है और वधु के घर के 10 कदम दूरी पे जाके पता नहीं वो कौन सा घेरा बनाती है और कहती है कि अब तुम सेफ हो। अगर तुम्हें हवा तक छुएगा वधु तो मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे कुछ होने नहीं दे सकती। जब ये बोलती है और बोल के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और निकल जाती है। जैसे ही वधु अपने कमरे के अंदर बालकनी पे जाकर देखती है तो थोड़ी देर पहले ही जब वृद्धि की गाड़ी टर्न हुई होती है उसके गाड़ी पे उसकी नज़र टिकी होती है। वो देखती है और अपने ख्यालों में वृद्धि के ख्यालों में वधु खो सी जाती है। कहीं न कहीं वृद्धि की ख्याल आते से ही वधु के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। दादी गीता आके पूछती है कि वृद्धि आई थी ना, अंदर नहीं आई? तो कहती है कि नहीं दादी, और वो चुप हो जाती है। उसके बाद दादी फिर से दूसरा सवाल पूछती हैं, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तो ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे, क्या और क्यों। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड क्या बोले, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस।